हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से रह रहे होंगे। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर 11 पढ़ने पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब ही होता है हमारा, सबसे पहले मतलब ही होता है क्या, बायो का मतलब होता है हमारा लाइफ। तो लाइफ से, अगर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए अगर कोई टेक्नोलॉजी यानी कि कोई चीज़ डिस्कवरी होती है, कोई चीज़ आविष्कार होता है, उसे बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं। मेनली अगर हमारी लाइफ से, यानी कि अगर हम बीमार पड़ते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस के लिए हमारे पास वैक्सीन आए थे, तो किसके थ्रू आए? तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के थ्रू ही आए थे। ये चीज़ हमें देख लेना है। अब बायोटेक्नोलॉजी का टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो बायोटेक्नोलॉजी का टर्म जिसने दिया था ना, एक बुल्गेरियन इंजीनियर था, जिसका नाम था क्या, करल इरके। इन्होंने टर्म दिया था। ठीक है, बुल्गेरियन इंजीनियर थे, उन्होंने टर्म दिया था 1919 में दिया था। ठीक है, ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसे फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं कहा जाता, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हम आगे एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमें अगर क्वेश्चन लगे कि ये इंपॉर्टेंट है और आया हुआ एग्जाम में, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क और स्टार मार्क लाएंगे। ये चीज़ हमें देख लेना। इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी का, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब मैंने बता दिया कि बायो का मतलब लाइफ है, यानी कि लाइफ से रिलेटेड अगर हमारे पास जितने भी डिस्कवरी होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, जैसे अगर वैक्सीन हो गया या मेडिसिन बनती है, कोई मशीन बनती है, तो ये चीज़ बायोटेक्नोलॉजी की होता है। इस चीज़ की बाकायदा 4 साल की डिग्री भी होती है इस बायोटेक्नोलॉजी की, आईआईटी करवाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स, मेनली टेक्निक्स की बात करता है, यूजिंग लिव ऑर्गेनिज्म्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात कर रहा है मेनली, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में, और इंजाइम्स हो गया हमारे पास। अब वो इंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म्स टू प्रोड्यूस। अब इंजाइम्स किसके लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं? हमारे ऑर्गेनिज्म्स के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल ऑफ ह्यूमन। अब इसका यूज तो हम जितने भी इंजाइम्स हो गए, कोई भी होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही यूज करेगा, चाहे हम ह्यूमन बींग यूज करें, एनिमल्स यूज करें, प्लांट्स यूज करें। अब एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग करके चलेंगे हम, क्योंकि ह्यूमन बींग का अलग से पढ़ेंगे, एनिमल्स का अलग से पढ़ेंगे, प्लांट का अलग से पढ़ेंगे। ये चीज़ हमें देख लेना है। इसके बाद आगे हम चलते हैं, इन दिस सेंस मेकिंग। अब जैसे अगर मान लो कि अगर हमें दही बनाना है दूध से, तो सबसे पहले किसने बताया होगा? ठीक है, ब्रेड या बियर वाइन ये सब बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू ही बनते हैं। ये हम बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम काफ़ी चीज़ का प्रोसेस, जैसे बीटी टॉक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे, विच आर ऑल माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस। अब जितने भी माइक्रोब से रिलेटेड प्रोसेस हम पढ़ते हैं, ये भी इसी में पढ़ते हैं मेनली। कुड थ्रू थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यही चीज़ हमें बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। हाउ इट इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट। अब देखो कुछ चीज़ ना यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड भी होता है। बहुत चीज़ बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी चीज़ होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा, कुछ चीज़ बेनिफिशियल है हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो कुछ चीज़ खतरनाक भी होते हैं, होगी। अब जिस ऐसा चीज़ कोई नहीं है दुनिया में जिसका कुछ फ़ायदा हो तो कुछ नुकसान। अब इंसान की ले लो ना, सब गुण सब बन, यानी सब में तो सारे फीचर्स नहीं होते, कुछ में कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ में कुछ गंदी बातें भी होती हैं। ठीक है, बेकार बातें भी होती है, ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में भी यही प्रोसेस है। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड सेंस का मतलब थोड़ा बहुत ये सब समझ सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रेफर टू सच दोज प्रोसेस। अगर आज के टाइम में अगर बात किया जाए, यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाती है मेनली, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स की मेनली बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के उसके होने से ना, हमें बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल गया। ठीक है, क्योंकि हमने पास 23 क्रोमोजोम्स होते हैं हमारे पास, यानी 46 क्रोमोजोम्स। तो सबके बारे में एक एक करके हमने पढ़ा। ठीक है, एक एक करके बारे में हम लोगों ने सारी डिस्कवरी करी। ठीक है, जैसे क्रोमोजोम नंबर 1 जो होता है, उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्या करता है वो, किस लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हमने पढ़े। अब सिमिलैरिटी देखते हैं, जैसे मेल और फीमेल में सिमिलैरिटी आप देख सकते हो। देखो, दो हाथ पैर सब कुछ तो दिखते हैं, ज़्यादातर चीज़ सिमिलर दिखता है, लेकिन कुछ चीज़ डिसिमिलर होता है, जैसे सेक्सुअल ऑर्गन हो गया हमारे पास मेल फीमेल में, तो मेनली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना, तो ये चीज़ हो जाता है। इसका टू अचीव द सेम ऑन अ लार्ज स्केल, फर्दर मेनी प्रोसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडिंग। अब बहुत सारे टेक्निक्स हो गए, प्रोसेस हो गए, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में देखने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखें, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात मेनली कहा जाता है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं, अगर मान लो जो पेरेंट्स बच्चे चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं उनको, या तो मेल में कमी होगी, मतलब उसका स्पर्म काउंट कम होगा, या फीमेल में ओवर रिलीज हो रहा होगा, रिलीज भी हो रहा है लेकिन उसका वर्क नहीं कर रहा, तो कुछ ना कुछ कमी दिक्कत होती है। तो आप
ये इसमें क्या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्रामिंग यानी कि आईवीएफ टेक्निक अपनाते हैं वो। ठीक है, ये टेक्निक के बारे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर था हमारा 4th चैप्टर, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है। तो अब हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर पूरा लिस्ट बना हुआ है चैप्टर के हिसाब से, तो आप वो चैप्टर जाके रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर जाके आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे जाते हैं सिंथेसिस का जीन अब यूजिंग। अब देखो मेनली जीन की बात, डीएनए आरएनए जीन, अब एक जीन में 2 एलील होते हैं, ये सब हमने पढ़ रखा है। ठीक है, जेनेटिक्स में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, उसकी भी प्लेलिस्ट बकायदा हमारे चैनल पे दे रखे हैं, तो हम वो चीज़ भी देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो आईवीएफ टेक्निक की बात करें तो आईवीएफ टेक्निक ये आ गया हमारे पास। इसके बाद जीन एंड यूजिंग डेवलपिंग डीएनए। अब देखो डेवलपिंग डीएनए के थ्रू हमने वैक्सीन को एक, अब जैसे कोरोना था, कोरोना में वैक्सीन को लेके काफ़ी ज़्यादा था, तो वैक्सीन की डिस्कवरी किन लोगों ने की थी, तो बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने पढ़ाई की इन लोगों ने की है। तो ये चीज़ हमें देखना चाहिए। तो मान लो कोई अगर जीन हमारे पास अगर किसी पर्सन में ऐसे किसी बेबी में किसी में डिफेक्टिव है, तो उसको सही भी किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी में देखने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आता है कि ईएफबी। अब ईएफबी क्या है, ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होता है। ये चीज़ हमें जरूर पता होना चाहिए कि ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ रखा है कि ईएफबी क्या होता है। तो ईएफबी हमारे पास होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होता है। ये चीज़ हमें जरूर देख के जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन, क्योंकि हमें यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो था ना, एक कम्युनिटी कह लो। ठीक है, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन दिया था। क्या दिया था ये चीज देखते हैं। गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पासेस बोथ द ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मॉलिक्यूल्स तो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बायो में भी आप आगे देख लो। तो मॉलिक्यूल से मतलब होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज होता है। इधर नहीं दिख रहा होगा तो देख सकते हो, मैं गर्दन हटा देता हूँ यहाँ पे, ऐसे मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मेन डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल। अब नेचुरल साइंस देख लो, ऑर्गेनिज्म्स देख लो, सेल्स हो गए, पार्ट्स देयर ऑफ द मॉलिक्यूलर एंड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जितने भी हमारे पास होते हैं ना, सर्विस देने का काम ही तो करते हैं मेनली, तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ये चीज़ हमें जरूर देखना चाहिए। इसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब प्रिंसिपल क्या है, इसके मेन बेसिस क्या है, इसका क्यों पढ़ते हैं, ये काम क्या है इसका, कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ये चीज हमें पूरा प्रोसेस पढ़ना है यहाँ पे। पूरा प्रोसेस तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे, जानेंगे कि एक्चुअल में होता है क्या, ये हम जानेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अमंग मेनी टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर, हमारे पास सबसे पहले आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियर, अब जैसे आईटी इंजीनियर बनते हैं, तो ये भी तो जेनेटिक इंजीनियर होते हैं, जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, मेनली बायो ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, या प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका भी 4 साल का बाकायदा कोर्स होता है। ठीक है, आईआईटी करवाता है इसका, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है हमारे पास, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी करते हैं, एम्स भी करवाता है। तो ये चीज़ होता है, अलग बात है। तो आप ये भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिग्री होती है, काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट बनते हैं ये डिग्री करके लोग। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब देखो केमिस्ट्री अगर टेक्निक की बात करें तो अल्टर, अल्टर मतलब होता है डिफ्रेंशिएट कर देना। अब डीएनए आरएनए, अब सब में तो अलग अलग होता है मेनली। अगर जेनेटिक क्या होता है, मेनली जीन्स की बात कर लेते हैं, अगर मेनली जीन्स, तो जीन्स क्या होता है, सब में अलग अलग होता है ना। अब जैसे देखो एक बच्चा है, जैसे तुम लोग अपना एग्जाम्पल ले सकते हो, 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 क्रोमोजोम तुम्हें मदर से मिले, 23 क्रोमोजोम तुम्हें फादर से मिले। ठीक है, तुम्हारे पास 46 क्रोमोजोम है, ऐसे फिर आगे तुम्हारा भी जनरेशन ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। ठीक है, ये चीज़ कोई कहने की बात नहीं। इसके बाद हम मेनली देख लेते हैं यहाँ पे, अब वही हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या किया, जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दिया किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म्स के अंदर। यानी कोई भी बैक्टीरिया हो गया, कोई एनिमल हो गया, कुछ सेल हो गया, यूकैरियोटिक सेल्स मान लेते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म्स को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसका फिनोटाइपिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका। अब फिनोटाइपिक होता है, जीनोटाइपिक होता है, ये जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है हमने। तो फिनोटाइपिक एविडेंस तो हमें दिख जाता है, लेकिन जीनोटाइपिक एविडेंस हमें दिखता नहीं मेनली। ठीक है, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, तो बायो यानी लाइफ के प्रोसेस के लिए हमारी इंजीनियरिंग टेक्निक यूज करते हैं। अब देखो मेंटेनेंस, अब स्टाइल का मतलब जैसे हम हाथ से टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हाथ से टेस्ट करते हैं ना, तो स्टाइल करते हैं ना, तो वैसे होता है माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री कर देना। ठीक है, तो एम्बियंस इन अ केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रो। अब यानी कि जिस जीन की, यानी जिस क्रोमोसोम की, जिस डीएनए की जरूरत होगी, यानी कि जिस जेनेटिक मटेरियल की जरूरत है वही जाएगा आगे। अगर मेनली मान लो मैं कुत्ते बिल्ली का एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, मेरे पास कुत्ते नहीं, कुतिया का एग्जाम्पल लेता हूँ, कुतिया का एग्जाम्पल लेता हूँ, कुतिया हो गई। ठीक है, यानी फीमेल वाली
कुतिया हो गया मेल बिल्ली, उसका मैं अगर मेल वाले का स्पर्म कुतिया के अंदर डालूं, उसका वो एक्सेप्ट करेगा? उसको नहीं करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से डिजायर्ड नहीं है। उसके हिसाब से डिजायर यानी कि डिजायर करने की जो अगर कुतिया में कुत्ते का ही है जाएगा। ठीक है, थोड़ा बोल रहा हूँ ऐसा तो थोड़ा दिल पे मत लेना, ऐसे मतलब समझ लेना, बस समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है ऐसे। तो मेनली ये होता है, तो डिजाइन माइक्रोब्स यूकैरियोट्स द लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक, अब देखो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू क्या होता है हमारे पास, मेनली एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, इंजाइम, इन सब की मेनली डिस्कवरी कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे यूकैरियोटिक सेल्स का हमने बात कर लिया था, तो यूकैरियोटिक सेल्स को हमने लार्ज क्वांटिटी में लिया था, मैन्युफैक्चर किया बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के थ्रू, और हमने क्या बनाया, एंटीबायोटिक बनाए और वैक्सीन बनाए, इंजाइम्स बनाए बहुत सारे। ठीक है, तो ये प्रोसेस मेनली आ जाता है, तो यहाँ से हमें ये चीज देख लेना चाहिए, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है आपसे, इस चीज हमें देखना चाहिए। इसके बाद हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक। अब देखो साइंस मेनली क्या कहता है, साइंस एक्सपेरिमेंटल चीजों पे बेसिस होता है, मेनली एक्सपेरिमेंट करके देखोगे आप, जैसे आप फिजिक्स पढ़ो या बायो पढ़ो या केमिस्ट्री करो स्कूल में, बाकी देखो लैब होती है बाकायदा, लैब में केमिस्ट्री लैब में केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट किया था, बायो लैब में बायो का, माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं तुमको, स्लाइड दिखाते हैं, सेल्स दिखाते हैं, और फिजिक्स लैब में फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट जैसे स्क्रू गेज हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, अलग अलग दिखाते हैं। तो ऐसे केमिस्ट्री लैब में भी, बायो लैब में, तीनों लैब में मिली थी। ऐसे कभी देखा है कि मैथ को कभी एक्सपेरिमेंट से समझते हुए, या हिंदी को या इंग्लिश को एक्सपेरिमेंट से समझते हुए, नहीं ना। देखो ये हमें साइंस एक्सपेरिमेंटल चीज़ों, दुनिया में हर एक चीज जो अभी तुम बोल रहे हो साइंस है, पढ़ रहे हो साइंस है, देख रहे हो साइंस है, हर एक चीज है जो तुम जिस मोबाइल में लैपटॉप में जो हमारा लेक्चर सुन रहे हो तुम अभी, हर एक चीज साइंस है। ठीक है, ये चीज एक चीज कह रहा हूँ, लेक्चर को पूरा एंड तक जरूर देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा हर चीज। ठीक है, आप लोग बीच में स्किप कर दोगे, कुछ मेनली समझ नहीं आएगा, इसलिए पूरा का पूरा हमें एक शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए लेक्चर को। ठीक है, तभी कुछ रिजल्ट या प्रोडक्ट कुछ मिलेगा हमें, तुम्हें। इसके बाद मेनली बात करते हैं, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल। अब देखो मेनली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों जानते हैं क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स की जरूरत है, यानी मेल फीमेल। एसेक्सुअल वाले में सिंगल पेरेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो काम चल जाएगा। द फॉर्मर प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वेरिएशन एंड, अब वेरिएशन बदलाव किस में आता है, मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, सेक्सुअल में तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, अब जेनेटिक सेटअप की बात करूं तो जेनेटिक सेट है यानी कि जीन सबका अलग अलग होता है ना, तो सबका कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा, कुछ जगह मेल सेम होंगे, बाकी मेनली अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये है ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, सब हमने पढ़ा है। मॉलिक्यूलर बेसिस का इनहेरिटेंस का चैप्टर का ना लास्ट वाला पोर्शन देख लेना। ठीक है, तो वो चीज अच्छे से समझ आएगा। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल और टू द ऑर्गेनिज्म्स एज वेल एज द पॉपुलेशन, तो कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है एग्जाम्स के लिए, तो जैसे हमें पॉपुलेशन का, अब देखो आज के टाइम में मेन मुद्दा है पॉपुलेशन ही है मेन मुद्दा। ठीक है, तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल लाना जरूरी है। अब ये एजुकेशन कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो एजुकेशन ही लाना है। इसकी बाकायदा फैमिली प्लानिंग की भी क्या होती है, इसकी ये होती है, डिपार्टमेंट हो जाता है, एम्स में भी है इसका काफ़ी अच्छे से, दिल्ली एम्स में। ठीक है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि छोटा फैमिली होता है अच्छा होता है, अगर फैमिली की प्लानिंग करनी है तो प्रोसेस क्या होता है, बाकायदा जो कपल होते हैं उनको समझाते हैं, काउंसलिंग होती है मेनली उनकी अलग से। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो मैंने बताया ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जो हमारा परमिट करता है वेरिएशन के लिए, चेंजेस जो होते हैं बदलाव में लिए। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन। अब देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन प्रोसेस की बात करें तो ये मेनली हमारे प्रोसेस प्लांट में और एनिमल ब्रीडिंग में मिली। मैंने अभी कुतिया का एग्जांपल लिया था ना, फीमेल डॉग का एग्जांपल लिया था, मैंने कैट का मेल कैट का एग्जांपल लिया था। तो देखा था कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे वही ये चीज आ जाता है, एक्सेप्ट न करने वाला। इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन्स। अब अनडिजायरेबल जीन्स की क्या बात हो रही है, यानी कि किसी और का जीन किसी और में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज अनडिजायरेबल जीन्स हो गया, जिसमें अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सीधी बात है, ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन में ही एक्सेप्ट करेगा। हाँ, लैब टेक्निक के प्रोसेस अगर करवाया जाए तो हो सकता है, जैसे डंकी का हॉर्स के साथ कराया था तो म्यूल निकल गया था, म्यूल बनाया था उन्होंने, तो ये चीज हो सकता है हमारा। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ, अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्निक है ना, टेक्नोलॉजी प्रोसेस जो है ना हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस,
ये टेक्निक कह देते हैं। मैंने ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा टेक्निक होता है। अब ये हेल्प किस में करता है, जीन क्लोनिंग में भी हेल्प कर देता है और जीन ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन हमें पूछ सकता है कि जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर में कौन हेल्प करता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प करता है, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। ओवर द लिमिटेशन, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, याद रखना। जिसके कुछ फायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, याद रखना। तो लिमिटेशन है इसके, अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट द इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स। अब देखो, वन सेट आइसोलेट अलग कर देना, इंट्रोड्यूस करना डाल देना, ठीक है। डिजायरेबल जीन्स मतलब डिजायरेबल जीन्स जो चीज चाहिए जानना चाहिए वही डालना है, ऐसे नहीं किसी और का डाल दिया, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द ग्रेट टारगेट ऑर्गेनिज्म। अब देखो लैब टेक्निक में तो हम अनडिजायरेबल भी डाल सकते हैं, कोई प्रोफाइल फर्क नहीं पड़ता, तो लैब टेक्निक है ना, ठीक है। डू यू नो लाइक द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एलियन। अब एलियन ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो बाहर से आ जाते हैं। अब एलियन जब पता है ना एलियन किसे कहते हैं, अब साइंस के स्टूडेंट इतना तो पता ही होगा तुम्हें कि एलियन वो होते हैं जो बाहर की दुनिया से आते हैं ना। तो यहाँ पे बाहर की दुनिया से इंसान के अंदर नहीं घुसने का प्रोसेस। यहाँ पे अगर मान लो इसमें जीन की बात हो रही है, तो कोई बाहर का जीन अगर ह्यूमन बींग का मान लो कोई बाहर का जीन अगर, जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस का जेनेटिक पैटर्न हमारे अंदर घुस गया तो हमें कोरोना हो गया था, ठीक है। तो ये चीज एलियन प्रोसेस यानी कि कोई डिफरेंट यानी बाहर का कोई होस्ट आके अटैक कर देता है हमारे पास, तो उसे एलियन ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली द पीस दिस पीस ऑफ डीएनए would not be able to multiply itself, the progeny cell organism वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं होता लेकिन उसकी हेल्प ले लेता है। but it gets integrated into the genome and the recipient it may multiply be inherited along with the host DNA, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब देखो कोई जैसे कैंसर वैंसर ट्यूमर सबके एड्स वेड्स होता है कुछ भी, इसमें एड्स में क्या होता है, हम अभी एड्स पढ़ेंगे चैप्टर में 10 में पढ़ते हैं मिली 10 में या 8 में पढ़ते हैं मिली 8 चैप्टर में। तो देखेंगे कि जो हमारा कैंसर है, कैंसर का जो सेल्स होता है यानी जैसे ट्यूमर कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रेपली बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो इन सब बीमारियों जो खतरनाक होता है उनमें स्टेज होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी स्टेज होने में ठीक होने का चांस होता है, सेकेंडरी में भी होता है चांस लेकिन ना के बराबर, थर्ड में तो बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमें देखना है। दिस इज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच हैज एबिलिटी टू रिप्लिकेट। अब इसके बाद एलियन पीस ऑफ डीएनए, अब मेनली डीएनए रिकॉम्बिनेंट की बात करें तो इसमें रिप्लिकेट यानी कि हमारे पास क्या होता है यहाँ पे क्रोमोसोम, यानी कि हमारा डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। विच हैव एबिलिटी टू रिप्लिकेट, रिप्लिकेट करना मतलब सेल डिवाइड कर लेना, ठीक है। सेल डिवाइड कर लेगा। अगर एलियन मान लो अगर कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए है किसी के अंदर घुस गया तो वो क्या करेगा, अपने आप को सेल को डिवाइड करेगा, 2 है 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 16 32 ऐसे ही करके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो ये फॉर्म मिलेगा, कोई खतरनाक चीज बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, देखना ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस हमारे पास होती है। इस एक क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, उसे हम ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। इसका डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन। अब ये इनिशिएट करता है क्या, रिप्लिकेट करने में इनिशिएट हेल्प करता है हमें मेनली, फिर आगे हम देखने वाले हैं। देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिजम्स needs to be part of chromosomes which has a specific sequence known as, जिसे हम origin of replication कहते हैं। इस प्रोसेस हमें यहाँ से देख लेना चाहिए, origin of replication कहते किसे हैं मेनली। तो ये चीज हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है। तो एक ऐसे डीएनए का यानी कि क्रोमोसोम का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऐसा जिसे हम ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, इसमें ना वहाँ से कट किया जाता है हमारे मेनली। अब कौन कट कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself। अब खुद से रिप्लिकेट कर लेता है। एंड दिस इज आल्सो, इसे क्लोनिंग प्रोसेस कहते हैं, या मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल, खुद एक ही जैसे कॉपी बना लेता है, एक ही जैसा कॉपी बना लेता है। मैंने कहा ना एक है 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4। तो क्लोनिंग प्रोसेस यानी खुद से रिप्लिकेट करना शुरू होता है। यानी सेल क्या होते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं यानी कि सेल जो होते हैं अपने आप डिवाइड करना शुरू कर जाते हैं। उसे क्लोनिंग प्रोसेस यानी कि यहाँ लिखा हुआ है खास तरह से, डीएनए कैन रिप्लिकेट, है ना, मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, 1 से 2 2 से 4 ऐसे करना शुरू कर देता है। ये चीज हो जाता है हमारा, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो ट्यूमर कैंसर वैंसर होता है तो मेनली इसमें हमें चीजें देखने को मिल जाते हैं। लेट अस नाउ फोकस द फर्स्ट इन साइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड आर्टिफिशियल। अब यहाँ पे हम आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात करें, जो कि हमें फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट हमारा कहलाता है, डीएनए में इमर्ज किया जाता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी लिंकिंग जीन इन
इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद द प्लाज्मिड। अब नेटिव प्लाज्मिड होता है, नेटिव मतलब देसी, नेटिव का मतलब देसी होता है मिली, ठीक है। रेजिस्टेंस एंटी इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस मतलब बचा लेना उसको, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स को, अब प्लाज्मिड्स क्या होते हैं हमारे पास, देखेंगे यहाँ पे ऑटोनॉमी जो अपने आप एक सर्कुलर हमारा ऐसे देखेंगे, इस टाइप का होता है, सर्कुलर होता है। यहाँ पे इसका Hindu1 R1 ऐसे करके हमारे पास दिया जाता है। मेनली इसमें ना स्टैनली कोहिन ने हर्बर्ट बोयर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है। स्टैनली कोहिन और हर्बर्ट बोयर ने काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट किए थे। वो चीज़ हमें इस चैप्टर का शुरुआत किया है ना बायोटेक्नोलॉजी का, शुरुआत में हर्बर्ट बोयर के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में कुछ चीज़ दे रखी है उसकी, तो वो चीज़ पढ़ सकते हैं। कोई एग्जाम में पूछता नहीं है, इसलिए हमने पढ़ाया नहीं। तो प्लाज्मिड्स क्या थे, यानी ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो कि हमारा सैल्मोनेला टाइफीरियम होता है। अब ये सैल्मोनेला टाइफीरियम क्या होता है, सैल्मोनेला टाइफीरियम, ठीक है। ये टाइफाइड का हमारे क्या होता है, बैक्टीरिया का नाम है। अब स्टेनली एंड कोहेन, ये दो साइंटिस्ट आ जाते हैं, मतलब स्टेनली एंड हर्बर्ट बोयर मेनली आ जाते हैं। ये 1972 मैंने कहा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बनाया था। अब इन्होंने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से डीएनए को कट किया था, यानी डीएनए को कट किया था। कटिंग आउट द पीस ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड वाज द रिस्पांसिबल फॉर कंफर्मिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये चीज देखना है। अब इसलिए डीएनए को कट करने के लिए जो चीज़ यूज किया था ना, उस चीज़ का नाम देखना हमें। ये चीज़ हमें पहले तो एक चीज़ याद रखना कि ये चीज़ हमें याद रखना कि प्लाज्मिड्स के बारे में, क्लोनिंग के बारे में हमें एक अच्छे से जान लेना चाहिए कि एक होते क्या। द कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम द पॉसिबल। अब देख स्पेसिफिक यानी जहाँ से काटना चाहिए वहीं से काटते हैं, ऐसा नहीं कहीं से भी काट लें। तो सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं मॉलिकुलर सीजर, जिसे हम रीस्ट्रिक्शन इंजाइम, नाम ही रीस्ट्रिक्शन इंजाइम है इसका, ठीक है। इसका नाम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन से इसको करता है। इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो ये चीज हमें जरूर देखना चाहिए, ठीक है। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए एंड दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर। ये प्लाज्मिड डीएनए हमारा एक वेक्टर का काम करता है, वेक्टर का काम करता है, जो कि ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। तो वेक्टर का काम करता है, ट्रांसफर ऑफ पीस ऑफ डीएनए एंड अटैच टू इट, अटैच करते हैं दूसरे का। यू प्रोबेबली नो दैट द मॉस्किटो एक्ट एज ए, अब देखो मॉस्किटो क्या करता है, एक मच्छर ने तुम्हें जैसे काटा, ठीक है, तुम्हें मच्छर काटा, ठीक है। अब तुम्हें मच्छर काटने के बाद क्या होता है, दूसरे के अंदर वही जाके काटे, तो क्या क्या तुम्हारा वाला जो ब्लड सैंपल था उसके अंदर जाके इंजेक्ट कर दिया। जैसे मलेरिया सब, डेंगू सब कैसे फैलता है, ऐसे ही तो फैलता है। इसका लाइफ साइकिल बकायदा हम मलेरिया का पढ़ने वाले, ठीक है, 8वें चैप्टर में। तो मॉस्किटो एक्ट एज ए इंसेक्ट वेक्टर ट्रांसफर द मलेरिया पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो ये चीज हमें देखना है, ऐसे ही काम करता है। इन द सेम, इसका पूरा डिटेल प्रोसेस हम अगली यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना हमारा सेकंड लेक्चर, उसमें हम देखेंगे। In the same way, plasmids can be used as a vector to deliver an alien piece of any plasmids जो होता है ना हमारा, जैसे मच्छर ने क्या, मच्छर का एग्जांपल जो दिया था मलेरिया पैरासाइट का, तो मच्छर ने काटा, काट के ब्लड सैंपल यहाँ से लिया, ठीक है, ब्लड सैंपल ब्लड यहाँ से लिया, ठीक है, खींचा और दूसरे के इंसान के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो ठीक क्या हो गया, उसके एलियन हो गया, उस इंसान के लिए एलियन हो गया, क्योंकि वो ब्लड जो था ना, मिसमैचिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो इन्फेक्टेड होकर गया, उनको मलेरिया या डेंगू जो फैला दिया, ठीक है। तो यही एलियन पीस में हमारे पास, इसमें प्लाज्मिड में भी ये होता है कि हमारे प्लाज्मिड जो यूज होता है वेक्टर, जो डिलीवर कर देता है एलियन पीस यानी किसी और में इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। एंड दिस लिंकिंग इसी को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कह देते हैं। विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकम द पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब देखो लाइगेज एंजाइम का हम किसके यूज करते हैं, जोड़ने के लिए यूज करते हैं। ये चीज भी याद रखना है तुम लोगों को, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हमें बता रहा हूँ बार बार कि इसे याद रखना है, आ भी सकता है। लाइगेज एंजाइम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, ये सब पूछा गया। विच एक्ट एज कट डीएनए मॉलिकुलर, अब डीएनए को काट किया, हमने डीएनए मॉलिक्यूल्स काट दिया, तो उसको ज्वाइन भी तो करना है, तो हम उस किसके थ्रू करेंगे, डीएनए लाइगेज के थ्रू करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली रिप्लिकेटिंग डीएनए इनटू क्रिएटेड इनटू इन विट्रो is known as recombinant DNA and when this DNA is transferred into the Escherichia coli, E. coli का फुल होता है Escherichia coli, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें देख लेना है। अब इसमें बैक्टीरिया में डाल दिया तो सैल्मोनेला इट कुड बी रिप्लिकेट यूजिंग द होस्ट न्यू डीएनए ऑर्गेनिज्म। तो ये रिप्लिकेट करके एक नया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहेगा, जिसे हम मल्टीपल कॉपीज अपने खुद के बना लेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में। हम क्लोनिंग भी कह देते हैं। अभी क्लोनिंग वर्ड हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, अभी डिटेल में पढ़ लिया। और डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं, जोड़ने के लिए यूज करते हैं, ये चीज हमें देखना है। अब कुछ हमारे पास प्रोसेस के नाम दे रखे हैं, जैसे हमें आइडेंटिफाई करते हैं। यू कैन हेंस इन्फर देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स दे रखे हैं हमें जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स के। तो पहला है हमारे पास आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें डीएनए विद डिजाइबल जीन्स, उसके लिए डिजाइबल जीन्स कौन सा होगा ये चीज हमें देखना चाहिए। फिर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, डीएनए को आइडेंटिफाई करके इंट्रोड्यूस करना चाहिए होस्ट के अंदर। इसके बाद उसके मेंटेनेंस
मेंटेनेंस करना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए प्रोजेन, फिर उस प्रोजेनी को ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास कुछ टेक्निक होती है, ये चीज़ हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में पढ़ना चाहिए। अब 11.2 हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर इस चीज़ लेक्चर हमने करने की कोशिश तो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा ये लेक्चर हमारा। ठीक है, वो आप लोग भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता इतना लंबा लेक्चर बनाना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आप लोग लेक्चर पूरा देखें, और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि शिक्षा यानी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आगे तक बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।